सर प्रणाम, सर प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। परसेप्टिव इंटरेक्शंस के आज के एपिसोड में हिंदी के कहानीकार और आलोचक सूरज पालीवाल से हम विमर्श करेंगे। सूरज पालीवाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से साहित्य विद्यापीठ से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके पहले वो जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। आपकी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ से हुई है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विशेष रूप से आपके करेक्टर, आपकी राइटिंग्स पर विशेष प्रभाव पड़ा है। एक भविष्य दृष्टा ने एक समय में कहा था कि सूरजपाल की उंगलियां जवाहरलाल जैसी हैं और इसके अ, हाथ में जीवन पर्यंत कलम रहेगा। और इस जीवन पर्यंत कलम रहने की जो भविष्यवाणी थी वो 2025 तक सत्य है। 2025 में सूरज पालीवाल सर का एक मेमोयर्स का कलेक्शन आया है, मेरे नक्शे के मुताबिक। इसके पहले भी सर ने कई कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे टीका प्रधान और जंगल। फणीश्वर नाथ रेणु पर आपका शोध वर्क है। तो जो हम सर क्या मेमोयर्स को हमने जब पढ़ा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो प्रारंभिक जीवन था मथुरा में जो प्रारंभिक जीवन था उस वो एक तरीके से फीडिंग नर्सरी थी समाज को समझने के लिए। समाज में फैले हुई व्याधियों को समझने के लिए, जातिवाद, अशिक्षा और इन्हीं व्याधियों को आगे चल के उन्होंने जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रेणु पर पीएचडी किया तो ग्रामीण भारत के ग्रामीण अंचल को समझने में उनको काफी मदद मिली। वहां पर कुंवरपाल सिंह, नमिता सिंह, शहरयार, राही मासूम रजा जैसे विद्वान मिले। तो हम सर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो प्रारंभिक जीवन था, उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा भी है कि उनकी जमींदारी प्रथा उनके परिवार में चली गई थी। तो माता ने उनकी कभी इस बात को एहसास नहीं होने दिया। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि गांव की अशिक्षा, जैसे कई टीचर्स थे। एक बार क्या सर, डॉक्टर सर, वो आप किस्सा में अक्सर सुनाते हैं कि वो जो आपने पूछने गए उनसे तो कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में क्या राइटिंग्स में क्या अंतर है। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को भी एनलाइटन कीजिए सर। जी जी जी। तब मैं शायद नवीं कक्षा में था, नवीं या 10वीं में। जी जी। और ये गांव के पास एक इंटर कॉलेज था, बाजना इंटर कॉलेज, बाजना, मथुरा जिले में। हम्म। तो हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर मानिए, 2 कोस के करीब था। हम लोग हम्म। पैदल उन दिनों जाते थे। और गांव में जाहिर है कि न बिजली थी, एक नाला था जिस पे पुल वगैरह नहीं था। बरसात के दिनों में दिक्कत भी आती थी उसको पार करने में। तो लेकिन जो अध्यापक थे वो आसपास के गांव के थे सारे। हम्म। तो उनका जो मूल उद्देश्य था वो तो खेती करना था। जी जी। लगभग खेती करते थे। और जब उन्हें अवकाश मिलता था तो अपना वहाँ इंटर कॉलेज में चले जाते थे पढ़ाने के लिए। और जहाँ जैसे मान लो नाले का पानी उनका नंबर आ गया है तो वो नहीं आते थे पढ़ाने के लिए, या किसी दिन और कोई काम लग गया। तो इस तरह से हमारे एक हिंदी के अध्यापक थे, हरी सिंह जी। तो पास के गांव के रहने वाले थे वो। अब हिंदी वो कैसी पढ़ाते थे मेरी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये दृष्टांत जिसका आपने उल्लेख किया है, ये मुझे याद है कि जब मैं उनसे पूछने गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में अंतर क्या है। हम्म। जाहिर है कि आज तो अंतर, बहुत बड़ा अंतर लगता है, समय का भी अंतर है, जी भाषा जी। का भी अंतर है, विषय का भी अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब 9वीं और 10वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी होता है तो ये सारी चीजें तो उसके ज्ञान में नहीं होती हैं। हम्म। मैं जब उनसे पूछने गया तो वो आंखें बंद किए हुए बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आंख खोली और हर समय वो गुस्से में रहते थे, पता नहीं क्यों। तो उस समय एकदम मुझे गुस्से में उन्होंने देखा और कहा कि, मतलब इसका उत्तर नहीं दिया, बल्कि उल्टा प्रश्न किया मेरे से। और पूछा कि एक बात बताओ, ये तेरे मामा लगते हैं? मैंने कहा नहीं। हम्म। क्या तो जब तेरी शादी होगी तो भात देने तेरे मामा ही आएंगे।
ना हजारी प्रसाद आएगा ना महावीर प्रसाद आएगा। तो मैं चुप हो गया। बराबर में जो अध्यापक बैठे थे उन्होंने संकेत किया कि तुम चले जाओ। हम्म। मैं आ गया। मैंने गांव के लड़कों से बताया, मैंने कहा, आज ऐसे हुआ। उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया। उनका अच्छा हुआ पिटे नहीं, नहीं तो डंडा और मारते और वो बताते भी नहीं। तो बोला तो सर अब उन्होंने ऐसी ब्रिज की बोली अध्यापक। में होगा, ब्रिज की बोली में बोला होगा उन्होंने सर, कि तेरे मामा हाँ, लगे हैं। स्वाभाविक है। क्या, किस तरह से हाँ, सर जरा, वो तो किस तरह से बोला होगा जरा जी जी। बताइए सर। कि ब्रिज हाँ, की वो बोली में ब्रिज कैसे में बोला ही। जाएगा, ब्रिज में कैसे बोला हाँ, जाएगा ब्रिज, इसको। ब्रिज में ऐसे कहेंगे कि वो क्या तेरे मामा लगे हैं? मैंने कहा ना है। नहीं को ना है कहते हैं, कि ना है तो मामा तो ना है। कहे तो फिर, कि जब जब तेरी शादी होगी तो भात देवेगो तेरा मामा ही आमेंगे। ना अजय हाँ, प्रसाद आवेगो ना महावीर प्रसाद। सही बात है। अब बगैर। हाँ। तो सर तो इतने दिन के, हाँ सर आप तो बताइए, हाँ चिंता चिंता तो चिंता का विषय यह है नीलांशु जी कि आप हम्म, जिन अध्यापकों से, या हमारे जो पिताजी या हमारी माताजी जिन अध्यापकों से उम्मीद करते थे कि उन दो कोस बच्चा पढ़ने जा रहा है, 17-18 साल की उम्र होती है उस समय, हाई स्कूल में। उस समय गांव से पढ़ने जाना और इस उम्मीद में पढ़ने जाना कि आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, और जब आपको ऐसे अध्यापक मिले तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और ये बात आप देख लीजिए कि 50-55 साल पुरानी बात है ये, 55 साल कम से कम, मतलब उस और भी जमाने में ज्यादा। भी अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते थे, उस असल जमाने में में भी। मैं ये मानता हूं कि मैंने ये विश्वविद्यालय में भी देखा, जोधपुर में, और गांव में भी देखा, कि जो स्थानीय जो अध्यापक हैं उनको हम्म। कम से कम अध्यापक नहीं बनाना चाहिए, जो पास के हैं, जो साइकिल लेके आए और चले जाएं। जी। ऐसे इतनी दूरी का अध्यापक नहीं बनाना चाहिए किसी भी आदमी को। हम्म। और इसी संदर्भ में मुझे याद है कि जब मैं गया था वहाँ 80 के आसपास, जोधपुर में, 80-82 में, उसमें, हम्म। तो हमारे जब सिलेक्शन कमेटी के लिफाफे खुलने थे, तो एक विधायक थे सिंडिकेट के मेंबर, जी। उन्होंने कुलपति से कहा कि आपने तो सारे बाहर के लोग ले लिए, सारे यूपी हम्म। के लोग ले लिए। तो कुलपति, चूंकि उन दिनों इस तरह के कुलपति नहीं हुआ करते थे, बड़े दमदार कुलपति हुआ करते थे, आज से 40 साल पुरानी बात है, 45 साल जी पुरानी। तो जी जी। उन्होंने कहा कि तब फिर आपको स्कूल खोलना चाहिए, जो विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। हम्म। तो मेरी मान्यता ये दृढ़ हुई नीलांशु जी कि जो स्थानीय अध्यापक है वो पढ़ाता नहीं है, सही बात। वो अपने दूसरे कामों पे ध्यान रहता है। और यही वजह है, ये शायद इसमें जिक्र आया है कि नहीं, कि मैं, हमारे अलीगढ़ में ही एक अध्यापक थे विश्वविद्यालय में ही, वो हम्म। पास के गांव के रहने वाले थे। हम्म। उन्हें हमारे रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि जो पढ़ाया करते थे, हम्म। उनके निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि शीर्षक से। चिंतामणि उन्होंने कभी नहीं पढ़ाई। हम्म। वो आते थे और कचहरी आते थे, कचहरी से जब उनका वकील या मुवक्किल, वो जो ये मुहर्रिर, जब ये कहता था कि अभी तो तारीख लगने में देर है, तो इस बीच में वो तांगा करके यूनिवर्सिटी आ जाते थे, या रिक्शे अच्छा। में बैठ करके। और जैसे ही मौका मिलता था तो फिर जो वहां चले जाते थे कचहरी। तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे अलीगढ़ में तो नौकरी नहीं करनी, क्योंकि अच्छा। मेरी, अच्छा। जैसा मैंने इस किताब में लिखा है अपने संस्मरणों में, मेरी जो पृष्ठभूमि थी राजनीतिक थी। मेरे पिताजी 32 साल हम्म। प्रधान रहे गांव के। जी और मैं यदि गांव के पास रहता तो जो आज आपको सूरज पालीवाल दिखाई दे रहे हैं वो नहीं होते। जी। हो सकता है कि 10-20 मुकदमे चल रहे होते, मैं विधायक हो जाता, मैं गांव का प्रधान हो जाता, या कुछ मुकदमेबाजी हो जाती, मारपीट हो जाती, और भी कुछ हो सकता था। लेकिन मैंने तय कर लिया उनको देख करके, अपने अध्यापक महोदय को, मैंने कहा मैं गांव के पास नहीं रहूंगा, और मैं जोधपुर चला गया। हमारे गुरुजी ने कई बार कहा अच्छा कि अच्छा। अलीगढ़ में तुम आ जाओ, मैंने कहा नहीं, अलीगढ़ में तो मैं नहीं आऊंगा। अरे अरे, मेरे आपने सामने एक बात, उन्होंने। वो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आपने वो बात जी। लिखी भी है ना कि आपने आपने पूरे अपने अध्यापन काल में, लेखन काल में, तीन तरह के अध्यापक देखे हैं। जो एक तो हाँ, बिल्कुल। पढ़ते हैं और सृजन करते हैं, दूसरी जी। कैटेगरी जो पढ़ाते हैं, और तीसरा जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हाँ, हैं। तो वो जो हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल वाले वही उसी कैटेगरी के होंगे, तीसरी के मेरे ख्याल से। हाँ, उसी का है। और मैंने ये तो विश्वविद्यालयों का किया है, मैंने कॉलेजों का भी किया है।
जी। कि कॉलेजों में तीन तरह के अध्यापक होते हैं। एक तो होता है प्राचार्य, हम्म। एक होता है उपाचार्य। तो प्राचार्य और उपाचार्य का जो काम है वो तो बटा हुआ है। हम्म। उन्हें जो भी उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी होती है। एक होता है कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य। वो कृपा, हाँ, कृपाचार्य न न न प्रिंसिपल है, न वाइस प्रिंसिपल है, बल्कि उसका काम ये है कि प्रिंसिपल के साथ चाय पीना और ये बताना कि कौन अध्यापक स्टाफ रूम में क्या कह रहा था, किसने आज क्लास ली नहीं ली, कौन जी। विलंब से आया, कौन सही समय पे आया। हम्म। इस तरह की जो एक गोपनीय सूचना देने का काम कृपाचार्य का होता है। वो जी। कभी कक्षा नहीं लेता है और कक्षा नहीं प्रिंसिपल लेते। उसको कोई कहता भी नहीं है कभी भी। हम्म। तो पूरी एजुकेशन की जो को चौपट तो इन्हीं इन्हीं अध्यापकों ने किया है। इन्हीं अध्यापकों, बिल्कुल, और इसके लिए जैसे, जिम्मेदार तो हम ही अध्यापक और जैसे आप कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे नामी गिरामी विश्वविद्यालय में भी ऐसे प्रोफेसर थे। हैं। एक थे केवल, हाँ, एक थे, एक लेकिन थे, बाकी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम, मैंने शुरू में शायद कहा कि सूरज पालीवाल के जीवन एक डायलेक्टिक्स है। उसमें जी जहां इस तरह के अध्यापक थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुंवर पाल सिंह, शहरयार, काजी साहब, काजी नमिता साहब। सिंह, और बाद में जी वर्धा में जब आए आप, तो विभूति नारायण राय जैसे लोग भी मिले। पास्ट में जब आप हाँ मथुरा में थे, तो मथुरा में आपकी समाज रूढ़ियों से बंधा हुआ था। जैसे एक बार आपने कहीं पे लिखा है कि कोई टीचर मारता था बच्चों को, तो लड़का जो है टोपी में कांटा लगा के आ गया। तो उसको बड़े हाँ, रुचिकर वही अंदाज जो में। वो इंटर कॉलेज की घटना है। जी। जी। वो उसके अंग्रेजी के अध्यापक थे वो। जी। पढ़ाते कम थे, पीटते ज्यादा थे। उन दिनों हम्म। जो अध्यापक होने का मतलब पिटाई होती थी केवल। हम्म। वो शिक्षा जो विद्यार्थी की कमजोरी क्या है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों में भी ये विशेष रूप से देखा जाता है कि जो विद्यार्थी की कमजोरी है वो क्या है। विद्यार्थी क्यों नहीं सारे विद्यार्थियों के साथ पढ़ पा रहा है, अ, उसकी चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, उसकी कमजोरी क्या है। उस समय कमजोरियों पर कोई ध्यान देने वाला अध्यापक नहीं होता था, बल्कि ये होता था कि भाई कैसे डंडे के बल पे पीट दो, कक्षा खत्म हो जाए और घर चले जाओ। जी। तो तो उसकी यही। उसकी जो हमारे गांव का ही था वो लड़का सरदार सिंह, उसकी पिटाई हम्म। पिटाई बहुत करते थे वो। जी। जी। और स्पेलिंग पूछा करते थे अंग्रेजी की। हाँ। तो वो इतना दुखी हो गया कि एक दिन वो टोपी में कांटे लगा के आ गया। जैसे ही उन्होंने हाथ मारा तो हाथ का कांटों से वो हुआ। हालांकि बदमाशी थी, ये कोई बढ़िया काम नहीं था, लेकिन वो परेशान था। वो बाद में मुझे बहुत बाद में मिला, गांव के पास एक दिन। फिर पढ़ा नहीं वो, और खेती वेती करना और ये सब करने का काम उसने किया। तो लेकिन दुखी था उनसे वो। मुझे जिस उम्र में बाद में मिला, उस समय 50 वर्ष की उम्र होगी, लेकिन 50 वर्ष में भी उस घटना को भूला नहीं था वो। और दुख के साथ उन अध्यापक को याद कर रहा था कि मुझे पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, उसमें तो ये तो बड़ी अजीब बात है। जी अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपके फ्लैप में उसने, जिसने मतलब जो साइट कवर में लिखा है कि सूरजपाल जी, जी सॉरी सॉरी, सूरज पालीवाल जी जो है किस्सों की खान है। जी तो जी जो है, एक वो आप किस्सा सुनाइए जो वो आप बताते हैं सर कि अ, आपके गांव में जो छोटे लड़के होते थे परिवार में, उनकी मैरिज नहीं होती थी, उनको आप मुखिया कहते थे। अभी हम, क्योंकि हम भी मथुरा, हमारी ससुराल मथुरा की है, तो हमने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया। तो ये क्या था मैटर्स की, जो छोटे लड़कों की शादी क्यों नहीं होती थी, और क्या उसका सामाजिक नहीं, परिदृश्य क्या था? छोटे बड़े का सवाल नहीं है। जो 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 थोड़ा देखने में सुंदर होता था, जिसकी वो है देखने में सुंदर है, चलने फिरने में स्वस्थ है, गांव में जिसकी जिसको देख करके लोग ये कहते थे, या जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है। हम्म। मैं तो इसी संदर्भ में ये है कि वो इंटर कॉलेज तक में जो लड़के पढ़ने जाते थे, वहाँ आसपास के लड़की देखने वाले ज्यादा आते थे। हम्म। तो वहाँ दो चार लड़कियों वाले घूमते रहते थे। अच्छा। जैसे हमारे गांव के मान लो 10 लड़के थे हम लोग, तो हमारी जाति, हमारे समाज में तो इस तरह का नहीं था। लेकिन जो दूसरे समाजों में मैंने देखा, जो दूसरे उसके वो लड़के होते थे, उनके देखने वाले आते थे। और जो प्रिंसिपल साहब थे वो पास के ही गांव के थे। हम्म। तो वो
अक्सर जब भी कोई पूछता था कि भाई वो जैसे हर लड़के को तो प्रिंसिपल जानता नहीं, आप भी जानते हैं हम्म। इस बात को। जी। और तो पूछते थे कि फला लड़का फला फला गांव का कैसा है पढ़ने में। तो प्रिंसिपल साहब उसकी तारीफ करते थे कि बहुत अच्छा, कि पास हो जाएगा, कि पक्का, कि नौकरी तो पास होते ही लग जाएगी उसकी, कि तो शादी वादी के लिए ठीक है, आपकी क्या राय है, कि बिल्कुल बगैर सोचे कर दो। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ता था या जो देखने में सुंदर होता था उसकी शादी हो जाती थी। बाकी गांव में चार पांच भाई होना तो उन दिनों बड़ी स्वाभाविक बात थी। तो एक या दो की शादी होती थी, बाकी सब कुआरे रह जाते थे। अच्छा। और जो कुआरे रह जाते थे वो अपना इधर उधर दूसरे काम करते रहते थे। उनमें से एक जो मजबूत होता था या लीडर होता था, उसे वो मुखिया कहते थे, हम्म। और वो कुंवारा होता था। तो सारे मुकदमेबाजी, गांव की गाली गलौज, गांव की ये पैसा लाना, पैसा घर में नहीं है तो ब्याज पे पैसा लाना, यानी गांव की सारी मतलब जो पूरी जो घर की जिम्मेदारी है उस मुखिया की होती थी। और जिसकी शादी हो जाती थी वो अपना इन चीजों से कोई मतलब नहीं था उसका। जी। तो उन दिनों शादियां कम होती थी। अच्छा इसलिए अच्छा। आपके हाँ, चूंकि जिन लोगों को गांव का अनुभव नहीं है तो उन हम्म। लोगों को लगता होगा कि ऐसा कैसे हो हाँ हाँ, सकता है। सही बात है। हाँ, लेकिन गांव में मैंने जिनका जिक्र किया है, पंडित जी का भी जिक्र किया है, चौधरियों का भी जिक्र किया है, और भी लोग होते थे गांव में, ज्यादातर लोगों की शादियां नहीं होती थी। ये नौझील के पास की जगह ऐसा हाँ, स्ट्रक्चर था नौझील ये। के पास, नौझील के, हाँ नौझील के पास का। अच्छा अच्छा। अच्छा, आज नौझील मैं से सुबह जब तैयार कर रहा आपके इस किताब को फिर से मैं देख रहा था, तो जी ये जो एपिसोड है जैसे शादी ना होने वाला, हम जी लोग 18th सेंचुरी का एक एसेइस्ट पढ़ाते हैं, जोसेफ एडिसन। जी तो उसमें एक ऐसे है विल विम्बल का। तो जी। विल विम्बल में भी यही करीब करीब ऐसी दशा है 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। वहां पे क्या होता था, एक छोटे लड़के की वो लोग शादी नहीं करते थे, और जो हाँ, बड़ा हमारे यहाँ लड़का। छोटा बड़ा का कोई, अच्छा अच्छा, वहां ऐसा तो हमारे यहाँ वहां छोटा पे बड़े और। का कोई वो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, और उसमें क्या था हाँ, कि छोटे वहां बड़े पे का वो। हमारे यहाँ कोई नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा तो सर जैसे आपका जैसे मथुरा का, जैसे आप हमें गांव को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ फ्यूडल टाइप का स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा मैं सही कह रहा हूँ कि ज्यादा मैं बढ़ा के कह रहा हूँ? देखिए, अब मैं जब संस्मरणों की बात कर रहा हूँ तो बचपन की बात कर रहा हूँ। जी और बचपन का मतलब ये है कि आज से 50-60 वर्ष पहले की बातें हैं। जी जी। 50-55 साल पहले की बातें हैं। तो 50 होना, सामंती वातावरण होना तो स्वाभाविक है। आज भी है। जी। आज भी है, जैसे गांव में आज भी जो बहुएं हैं, वो घूंघट निकालेंगी। आज हम्म। भी गांव में जो छोटे भाई की पत्नी है वो घूंघट करेगी। मुझे जो औरतें नहीं जानती गांव की, यदि मैं गांव में निकल जाऊं और चूंकि मेरी उम्र है, तो जो भी देखेगी मुझसे घूंघट करेगी, जबकि मुझे वो नहीं जानती है। हम्म। लेकिन एक बड़े छोटे का ये सामंती संस्कार गांव में आज भी है। अच्छा अच्छा। उसकी वजह यह है कि देखिए, शिक्षा पूरी तरह से अभी गांव में जो ज्यादातर गांव में अभी तक शिक्षा नहीं है। और मैंने हम्म उसका इसमें जिक्र भी किया है कि लड़के तो मान लो चले भी जाएं पढ़ने के लिए शहर में। अच्छा, वो भी बड़ा कठिन है नीलाक्षी जी, इसलिए भी कठिन है कि मान लो अलीगढ़ कोई लड़का पढ़ने जाए, तो हॉस्टल मान लो उसे नहीं मिला, हॉस्टल सबको तो मिलता नहीं है, जी। और उसको कमरा लेके रहना पड़ा। तो कमरा लेके रहना, फिर उसका खर्चा, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, और इतना 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 खर्चा गांव गांव के लोगों के पास नहीं होता है पैसा कि वो इतना सही खर्च कर बात। पाए। और लड़कियों को तो विशेष रूप से नहीं भेजते, इसलिए नहीं भेजते, एक तो उनकी सुरक्षा, लड़कियों की, क्योंकि हमने समाज बदला नहीं है लड़कियों के मामले में। समाज आज भी वैसा ही है, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो। इसलिए ये कहना कि लड़की वहां अलीगढ़ चली जाएगी या मथुरा चली जाएगी और वो अकेला कमरा लेकर के पढ़ लेगी, आज भी ये संभव नहीं है। जी यदि एक सही गांव बात। से उसके साथ उसकी माँ या उसकी बड़ी बहन या उसका चाचा या उसका भाई
जाएगा और फिर कितना खर्चा होगा। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सा ज्यादातर लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। गांव में जो स्कूल है वहां तक पढ़ लेती है, उसके बाद शिक्षा नहीं है हम्म, आज भी। तो सामंती संस्कार अभी टूटे नहीं है पूरी तरह से। हम दो युगों में, तीन युगों में जी रहे हैं एक तरह से। जी एक तरह से जी। सामंती व्यवस्था है, दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था है, और हम्म। तीसरी ये जो अल्ट्रा, जो एकदम अत्याधुनिकता जो आ गई है। तो हम्म। अत्याधुनिकता केवल शहरों में और खाते पीते घरों में है, बाकी तो नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि अच्छा तो शिक्षा सर उस एक, तरह से फैली नहीं। हाँ शिक्षा नहीं। अच्छा ये जी। बताइए जैसे सर, जैसे आपने बताया कि 50 के या 60 के दशक में शायद मथुरा में थे ना, फिर से 60s में, शायद 60s में, तो जैसे फ्यूडल हाँ, स्ट्रक्चर था। मैं हाई स्कूल 69 आपने में जो, अलीगढ़ आए जी, हैं? 70 अलीगढ़ आ गया हूँ। 70 में अलीगढ़ आए, तो जब अलीगढ़ आए तो, और अलीगढ़ में विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आप बीए में एडमिशन लिया, तो जी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गए, आपको कुंवरपाल सिंह और ये नमिता सिंह जैसे राइटर्स मिले। तो उन दोनों में, मथुरा के सोशल स्ट्रक्चर में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सोशल स्ट्रक्चर में, क्या आपको परिवर्तन दिखा? और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किस प्रकार का लिबरल इथॉस, राइटर्स की क्या थॉट थी, प्रोफेसर्स किस तरह से पढ़ाते थे, रिसर्च पे किस तरह से फोकस करते थे? कुछ आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को अच्छा रहेगा सर। देखिए, मथुरा की तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। मथुरा मेरा गृह जनपद है, लेकिन मैं मथुरा बहुत गया नहीं, और गया भी हूं तो रहा नहीं मथुरा में। हम्म लेकिन ये मानता हूं कि मथुरा जब भी गए तो या तो वो तो मंदिरों का शहर है, जो ब्रज की राजधानी है एक तरह से। और पर्यटक, और पर्यटक भी धार्मिक पर्यटक, चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, तो उस तरह का मेरे मन में मथुरा के बारे में है। और मथुरा में इसलिए भी नहीं गया, मैंने इस किताब में भी जिक्र किया है कि मेरे दो बड़े भाई, ताऊ जी के बच्चे, वहां से फेल होकर के आ गए थे मथुरा हम्म। से। और भी गांव के लड़के गए हमारे दो चार मथुरा पढ़ने के लिए। तो जो गए वो अपने फेल होकर के आ गए। और ये हम्म। माना जाता है कि वो वहां रबड़ी खाते रहे। अच्छा। हालांकि कौन रबड़ी खाता है और कितना कितनी कितनी रबड़ी खाते होंगे, लेकिन गांव में एक चुटकुले के रूप में ये कहा जाता था कि वो इसलिए फेल हो गया कि ये रबड़ी खाता रहा वहां पे। अच्छा अच्छा। तो मेरे मन में, या मेरे माँ के मन में, या मेरे पिताजी के मन में ये था कि भाई मथुरा की जगह अलीगढ़ भेजा जाए। अलीगढ़ में हमारे एक चाचा थे, दूर के रिश्ते के थे, तो वो भी शायद एक कारण रहा होगा कि वहां भेजा जाए। लेकिन संयोग से मैं एबीयू में चला गया, हम्म। जिसकी कल्पना न हमारी माँ ने की थी, न हमारे चाचा जी ने की थी। और पिताजी तो ज्यादा इस बात पे ध्यान देते नहीं थे। तो जब मैं एएमयू में चला गया तो हमारी चाचा जी ने हमारी माँ को कहा, उन दिनों टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, चिट्ठी लिखी होगी, और चिट्ठी से हमारी माँ को ये मालूम पड़ा कि मैं एएमयू में चला गया हूँ। और उन्होंने कहा कि वहां कोई मार देगा इसको। अच्छा। तो हमारी माँ बेचारी आई और फिर मुझे बुलाया और ये सब हुआ। तो मैंने उन्हें समझाया, तो खैर वो मान गई। उनका पता नहीं इस तरह का वो था कि भाई अब बच्चे हैं, जिम्मेदार हैं, घर की स्थिति को देख ही रहे हैं। तो इस स्थिति में इनके सामने इनका भविष्य है, और इनको लगता है कि वहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो सकती है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत चिंता तो व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा मन है तो ठीक है। तो बहरहाल मैं वहाँ गया। ये संयोग था कि उन दिनों अलीगढ़ में, उन दिनों का अलीगढ़ आज वाला अलीगढ़ तो कम से कम नहीं था। और आज वाला अलीगढ़ जब मैं ये कहता हूँ तो मैं अलीगढ़ के दो विभाजन करता हूँ। एक अलीगढ़ तो वो है जो पुराना अलीगढ़ है, और एक अलीगढ़ वो है जो रेलवे की उस तरफ है जहाँ एएमयू है और सिविल लाइंस है, जहाँ मैरिस रोड है, जहाँ आप देखिए कि पूरे अलीगढ़ में, लेकिन सिविल लाइंस में और एएमयू में कर्फ्यू नहीं लगता था। जो हिंदू लड़के शहर में जो कमरा लेकर के पढ़ने के लिए रहते थे, उनको भी मैंने देखा कि वो भी वहाँ एएमयू में चले जाते थे दंगों के दौरान।
क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ज्यादा सुरक्षित है। और उन दिनों एएमयू की स्थिति यह थी कि मान लो कुलपति के खिलाफ कोई आंदोलन भी हो रहा है और लड़के बड़े आक्रोश में हैं, तो एक फूल तक नहीं तोड़ता, बाकी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं है। वो ये कहते थे उस समय कि हमारी लड़ाई कुलपति से, हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय से नहीं है, कुलपति से हमारा झगड़ा है। इसलिए वहां एक पत्ता तक कोई तोड़ने का नहीं करता था, चाहे वो कितना भी बड़ा आंदोलन हो जाए। तीसरी बात यह है कि अलीगढ़ में उन दिनों देखिए, चाहे वो हिंदी विभाग हो, चाहे उर्दू विभाग हो, चाहे इतिहास विभाग हो, ये सारे विभाग, इन सारे विभागों में एक से एक बड़े लोग थे। जाइंट्स। जैसे इतिहास विभाग था, इतिहास विभाग में एक से एक दिग्गज थे। प्रोफेसर इरफान हबीब थे, हम्म। प्रोफेसर सतीश चंद्रा हो गए थे, प्रोफेसर नूर हसन एएमयू में ही थे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही थे, वो हम्म। शिक्षा मंत्री हो गए थे केंद्र सरकार में। बहुत सारे लोग थे जो बड़े बड़े पदों पे वहां से जाकर के हो जाते थे। और अकेला जो हिस्ट्री इतिहास विभाग था, जो 3 मंजिल का था, उसके बराबर में हिंदी विभाग था। हमने उनका देखा ही, जबकि हिंदी विभाग रात में नहीं खुलता था। हिंदी हम्म। विभाग का पुस्तकालय, हमने हिस्ट्री वालों से प्रेरणा लेकर के पुस्तकालय को रात में खोला, और हमें लगा कि हमें भी रात में पढ़ना चाहिए। हम 2-3 विद्यार्थी थे, शाम तक, देर रात तक तो बहुत सारे आते थे, लेकिन जब रात में रुकने की बारी आती तो हम केवल 2 लोग थे जो रात में वहां सोते थे और पढ़ते रहते थे मजे से। और चाय पीने का मन करता तो इतिहास विभाग चले जाते थे। तो अच्छा इतनी अच्छा। स्वतंत्रता वहां थी, और किसी हम्म। तरह का डर नहीं था। अच्छा अच्छा। सांप्रदायिकता का तो छोड़िए, कोई वैसे भी किसी प्रकार का डर नहीं था। हम्म। और एक बात यह है कि उन दिनों वहां जो प्रगतिशील जो मूवमेंट था वो इतना, मतलब उस पे उत्कर्ष पे था जी। कि हम, मेरे मेरे गुरु प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह, प्रोफेसर इरफान हबीब, शहरयार साहब, काजी साहब, और बहुत सारे लोग जिनका जिनका नाम लें तो एक पूरी सूची बनेगी, कि वो हम्म। सारे प्रगतिशील लोग थे जो कि उस तरह से धर्म को नहीं मानते थे, धर्म की कट्टरता हम्म। नहीं थी। इसका एक उदाहरण मैं दूं। एक जी। बार अलीगढ़ में कुछ वहाँ, जब ये 92 में, मैं तो वहां नहीं था लेकिन उस समय में गया था 92 के बाद अपने गुरुजी से मिलने के लिए। तो 92 में जाहिर है कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो बड़ा आक्रोश था मुसलमानों में। हमारे गुरु वहीं रहते थे, कैंपस में हम्म। ही, कैंपस में ही क्वार्टर था। तो जाहिर है कि उन दिनों एक एक अलग प्रकार का माहौल था। तो शहरियार साहब वगैरह ने ये कहा कि भाई, इस तरह का माहौल है तो तुम थोड़े दिन बाहर चले जाओ। तो हमारे गुरु ने बड़े उससे कहा कि देखो, मैं तो यहीं पढ़ा, यहीं पढ़ाया, और यहीं रहा, और यहीं मरूंगा भी। इसलिए मतलब ये कोई इस तरह की स्थिति आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहूंगा मैं यहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो आप देखिए कि ये 3-4 प्रोफेसर लोग उनके घर सोया करते थे रात अच्छा में अच्छा। आकर के। जी। हम्म। कि इतनी निडर था इन लोगों में, इनमें है कि भाई ये छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब हमारा ये दायित्व है कि इनको सुरक्षित रखें। हालांकि कुछ होने जाने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी छवि एक हम्म। दूसरे प्रकार की थी, उस तरह की छवि उनकी थी नहीं। 3 बार वो इसके सिंडिकेट काउंसिल के कर्मचारी कर्मचारी आंदोलन में, शिक्षकों में, ये सारे के सारे लोग सक्रिय होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय धर्मांधता वहां नहीं थी, जी। न अध्यापकों में, न विद्यार्थियों में, न उस तरह की बातें होती थी। हम्म। ये धर्मांधता तो बाद में, अब मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन उस समय कम से कम नहीं थी। जी। तो जाहिर है कि उसकी छाप मेरे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ी। नहीं नहीं, वो तो है। जी। तो ये सर बताइए कि जो ये बड़ा मजे का किस्सा उसमें आपने लिखा है, जो अफसाना निगार काजी साहब थे, तो उनका जी। कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो कुछ लफड़ा हो गया था कि क्लास को लगा के, क्लास को शायद जी। सुबह का 8 बजे क्लास लगा दिया था उनका। तो वो इंदिरा हाँ। जी के पास चले गए थे, क्या मैटर था सर उसको जरा एक बार बताइए।
हाँ, ये था कि काजी साहब असल में एक तो डरते नहीं थे किसी से भी। अच्छा अच्छा। और वो आपके लखनऊ के पास सीतापुर है, वहाँ एक गांव है मछरेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, मछरेटा के वो तालुकेदार थे। हम्म, तो शहरियार साहब कहा करते थे कि काजी साहब तो हमेशा मछरेटा के तालुकेदार की तरह ही रहे, और वो उनकी बनावट में, उनके स्वभाव में उस प्रकार का था, तो डरते नहीं थे। तो कोई हेड था, उससे उनकी बनती नहीं थी। उससे पहले ये हुआ कि एक दिन एक बरसात सी हो रही थी, शायद जनवरी का महीना था, भयंकर सर्दी थी। अलीगढ़ की ठंड से आप परिचित हैं। हम्म। तो उस भयंकर ठंड में वो काजी साहब तो पहुंच गए क्लास लेने के लिए। एक लड़का आया, और काजी साहब अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे थे। एक लड़का निकला सामने से, बार बार चक्कर काट रहा था। उन्होंने बुलाया और कहा कि सुनो, तुम क्या कि क्लास के लिए आए हो? कि जी। तो काजी साहब ने कहा कि देखो मियाँ, ऐसा है कि मेरा तो हेड से झगड़ा है, इसलिए मैं आ गया। तुम्हारा किससे झगड़ा है? अच्छा जाओ, जाओ अपना हॉस्टल में, चाय पियो और सो जाओ। अच्छा। खैर वो चला गया। सुबह, अच्छा वो अफसाना निगार थे। अब अफसाना निगार थे तो जाहिर है कि रात में लिखते पढ़ते होंगे, तो उन्हें एक ये भी था। तो जब, अच्छा उन्होंने हेड से नहीं कहा। जब हेड हम्म, हेड ने सुबह की उनकी क्लास लगा दी, तो हेड को नहीं कहा, सीधे मिसेस गांधी के पास पहुंचे। अच्छा। और वहां तो मिसेस गांधी ने समझा कि हो सकता है कि अलीगढ़ में कोई इस तरह की कोई समस्या हो। तो पूछा कि कैसा, सब अलीगढ़ में खैरियत? आजकल कुछ ऐसे सिरफिरे किस्म के सुबह का टाइम टेबल लगा दिया है। तो वो मुस्कुराई, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और उनको विदा कर दिया। लेकिन फोन कर दिया था उन्होंने, और फोन करके जब तक वो आए तब तक उनका टाइम टेबल बदल गया था। अच्छा तो काजी साहब इस तरह के थे। लेकिन आप देखिए, हेड से नहीं कहा उन्होंने। अच्छा अच्छा। जैसे उनकी बेटी ने एक बार कहा कि अब्बा, मेरा शौहर ये कह रहा है, उसका नाम लिया, जो भी नाम होगा, कि तुम बुर्का पहना करो। हम्म तो काजी साहब एकदम गुस्से में आ गए। उनका कि तेरी दादी ने बुर्का नहीं पहना, तेरी माँ ने बुर्का नहीं पहना, तो तुम कैसे बुर्का पहन सकती? और कहा कि बेटे, वो तालुकेदारी चली गई, तालुकेदारी ये देखो होती तो मैं उसको गोली मार देता। हम्म। तो इस तरह के थे वो। अच्छा। डंडा बन हाँ, डंडा बनना सीखा नहीं था, बड़े अफसाना निगार थे। बड़ा वो तो है ही। अच्छा सर, वो हाँ हाँ, क्योंकि बड़े। इसकी मीटिंग की लिमिटेशन है, तो एक जी। आप हमको और बताइए कि जब आप उसके बाद आप जोधपुर के बाद वर्धा गए, तो राय साहब वहाँ पे आपके वीसी थे। वाइस चांसलर थे। हाँ, और आपने कई अतिथि लेखकों को बुलाया, उसमें एक किस्सा जो आप अक्सर हमें बताते हैं वर्धा का ही है शायद कि जोधपुर का है, जहाँ तो आपने शहरयार साहब को ओरिएंटेशन कोर्स में बुलाया था। हाँ, नहीं बुलाया नहीं था मैंने। ये अच्छा, जो क्या जोधपुर हुआ का था वो? किस्सा है, वो शहर अच्छा शहरियार साहब मुशायरे में आए हुए थे। अच्छा, मुशायरे में आए थे। अच्छा एक अच्छा। जोधपुर में एक मुशायरा था। अच्छा अच्छा। पहले फोन कर दिया था कि मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। जी। तो जाहिर है कि मेरे मन में उत्साह तो था ही, लेकिन हम्म पहले से ये पता नहीं था कि वो आएंगे भी कि नहीं। और ये है तो खैर, उनसे बात हुई। तो पहले दिन जब उनसे बात हो गई, तो मैंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट आई है, और हमारे यहाँ चल रहा है रेफ्रेशर। हम्म रेफ्रेशर कोर्स चल रहा था उन दिनों। तो शहरयार साहब ने कहा कि मैं आ जाऊंगा, दिन में तो फ्री हूँ, मुशायरे तो रात में होते हैं, पता ही है आपको। हम्म तो मैं जब लेने गया उनको, इससे पहले मैंने एक दो तीन विद्यार्थियों को फोन कर दिया था, रात को ही, शाम को ही। मैंने कहा बेटा, ये जो शहरयार साहब का नाम सुना है? तो सारे विद्यार्थी खुश हुए, और उन्होंने कहा कि सर वो उमराव जान में, उमराव जान वाले। मैंने कहा हाँ, हम्म उमराव जान वाले। तो बड़े खुश हुए विद्यार्थी। और कैसा, ठीक है, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे, आप तो सिर्फ हम ये बता दें आपकी गाड़ी कहाँ रुकेगी। तो मैंने बताया उनके यहाँ गेट के पास। तो खैर उन्होंने तैयारी की। शहरयार साहब, जब मैं वहाँ होटल में गया, तो वहाँ उर्दू अकादमी का जो सचिव था, उसने टोका, और उसने कहा कि देखो, ये हिंदी के कवि नहीं है जो कि इतने सस्ते हों, और ये उर्दू के जो शायर होते हैं बड़े महंगे होते हैं, इसलिए जाने आने का तो आप भूल जाइए। तो शहरयार साहब ने पता नहीं कैसे सुन लिया संयोग से, वो नाराज हुए और दौड़े आए और मुझे
उसको डांटा और मुझे ले गया हाथ पकड़ करके। और उसको डांट करके फिर माफी वाफी मांगी उसने, और फिर वो गए मेरे साथ। गए और जब उन्होंने सारा दृश्य देखा, हमारे विद्यार्थियों ने ये कर रखा था, जहां उनको बैठना था उसके सामने गुलाब के फूलों पंखुड़ियों से उनका एक शेर लिख दिया था दीवार पर, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, हम्म। दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। शहरयार साहब भावुक भी, और बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बोलते हुए सबसे पहले ये कहा कि मेरे शागिर्द का डिपार्टमेंट है, इसलिए जितना चाहोगे उतना सुनाऊंगा। और उन्होंने बहुत सुनाया, बड़े मन से सुनाया हम्म। जी। तो वो बड़े उदार थे। नहीं, रास्ते में जो लौटते समय हुई थी कार में, बात वाली बताइए। हाँ, रास्ते में तो देखिए, रास्ते में तो कार बाकी में तो जो हुई जाने थी, दीजिए। कार हाँ, में जो हुई थी। कार वाली बात तो ठीक नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक लेकिन चलिए। हाँ, लेकिन ये है कि जब उनसे मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या दूं आपको, हाँ, वही वाली बात। हाँ क्या क्या दूं, क्योंकि देखिए उस समय कुल 400 रुपये यूजीसी हाँ। दिया करती थी भाषण देने के। अब मैं 400 रुपये शहरयार साहब को दूं, ये तो मेरे लिए बहुत ही हम्म। बदतमीजी की बात थी। इसलिए न मैंने उनसे साइन कराए, न 400 रुपये दिए, हम्म। लेकिन जो सेवा की वो तो हाँ, बताया था आपने। जी अच्छा सर, अब जैसे क्योंकि इस मीटिंग की लिमिटेशन है, तो जी अगले जी एपिसोड में हम लोग जो है आपकी वर्धा में जो हिंदी की यात्रा है वो, और आपके के जो मेजर वर्क्स हैं, और आपकी जो जी आलोचना की दृष्टि है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अगर पालीवाल साहब से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं साहित्य के विषय में, उनके सृजन के विषय में, आलोचना के विषय में, या जैसे उन्होंने उनके लंबा अध्यापन का समय रहा है, और उन्होंने हमको बताया कि मेनली उन्होंने हिंदी कथा साहित्य पर अध्यापन किया है। तो कोई छात्र है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, हिंदी कथा साहित्य के संदर्भ में यदि उसका कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। तो मैं जब भी पालीवाल साहब के पास आगे समय होगा तो मैं चर्चा करूंगा। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमसे बात की। और इच्छा तो मेरी बहुत समय से थी कि 1 डेढ़ साल से आपसे बात करने की मौका नहीं लग पा रहा था। थैंक यू सर। जी थैंक यू वंस अगेन। जी जी। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।